लोगों के ऊपर टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लग गया। जी, ये डफली वालों की तरफ से ये एक और मैं कह देती हूँ कि जो रोजी पिक्चर मोदी जी पेश कर रहे हैं और आम जनता क्या सोच रही है, तो हबीब जालिब ने जो नस्ब है उसमें से एक थोड़ा सा निकाल रही हूं मैं शेर कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। बीच में से काट दे रही हूं मैं। चाक जी सीनों के सिलने लगे तुम कहो, जहन की लूट लूट को इस खुले झूठ को, जहन की लूट को इस खुले झूठ को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो आम जनता जो रामेश्वर सिंह जैसी आम जनता है वो मोदी से नहीं मिलने जाना चाहती है। वो ख्वाहिश जाहिर करती है मैं राहुल गांधी से मिलने की। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि ये जहन की लूट हो रही है, ये खुला झूठ परोसा जा रहा है। उसको समझ में आ रहा है गरीब सब्जी वाले को। तो वो व्यक्ति जो भारत माता, जिसको कि राहुल गांधी आजकल काफी डिटेल में उसका अपनी तरफ से उसका एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस भारत माता को समझ में आ रहा है कि जहन की लूट चल रही है यहाँ। और प्रधानमंत्री जो है लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर अपनी पद की गरिमा और अपने ओहदे को भूलकर एक चुनावी रैली जैसे संबोधित कर रहे हैं। और वहां से मैं तो तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, वो तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं कि वो एक तरीके से बड़े सधे हुए शब्दों में हेड स्पीच दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल, लेकिन जो उसका अगर डाइसेक्शन किया जाए उस स्पीच का, तो वो यही कहना चाह रहे हैं तुष्टिकरण से। और क्या मतलब है उनका? देखिए, तुष्टिकरण का मतलब किसी को संतुष्ट करना। तो वहां लेकिन संघ और भाजपा की विचारधारा ने इस तुष्टिकरण शब्द का जो एक डिस्टॉर्टेड, जो एक उसको बिगाड़ के जो उसका एक इंटरप्रिटेशन दिया है, जो उसकी व्याख्या दी है, उसमें यही है कि मुसलमानों को ज्यादा रियायतें देना। तो वो चीज और जो मोदी जी ने वहां कही और वो उन्होंने वहां से जो कही है, वो एक्चुअली मैसेज दे रहे हैं अपने नीचे वालों को। क्योंकि मोदी जी जिस तरह की मैसेजिंग करते हैं अपनी रैलियों में और चुनावों के दौरान, उसी तरह की उन्होंने मैसेज दिया है कि भाई 2024 के लिए तैयारी जो है वो तुष्टिकरण ही होगा, हमारा जो प्लैंक होगा। तो जी वो, लेकिन पब्लिक उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए, आपने भ्रष्टाचार की इतनी लंबी लिस्ट गिनाई, जो सीएजी की, कैग की जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये ये वो व्यक्ति है जो कहता था कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, और नाक के नीचे खा रहे हैं लोग। खा रहे हैं क्या? कहा जा रहा है पैसा जो उसमें से निकल रहा है, इतना पैसा निकल गया, करोड़ों अरबों रुपया। वो ऐसा थोड़ी है कि कोई इंडिविजुअल के खाते में जा रहा होगा, वो पार्टी के ही खाते में आ रहा होगा, बीजेपी के। तो क्या मोदी जी को पता नहीं है ये सब चीजें? और उसके ऊपर तुर्रा ये कि मतलब हिम्मत देखिए कि आप लाल किले से बैठ के प्राचीर पे खड़े होके और विपक्ष को कोस रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए, परिवारवाद के लिए, तुष्टीकरण के लिए। तो ये मेरे हिसाब से तो पता नहीं इतनी, जिसको कहते हैं गैरतमंदी लाते, बेगैरतमंदी लाते कहां से है मोदी जी, इतनी बेशर्मी लाते कहां से है? लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि देखिए, जनता फिर समझ रही है। जो पिछले दिनों कितना अभी सोशल मीडिया पे कितना ये चर्चा रही कि भाई मोदी और राहुल गांधी ने जो भाषण दिया मणिपुर के ऊपर, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर संसद में, उसको कितने लोगों ने सुना, ज्यादा किसका सुना? तो उसमें फिर ये आया कि राहुल गांधी के भाषण को सुना। इसका मतलब क्या कि जो मोदी जी कहते हैं, जो उनकी मन की बात है, उससे जनता ऊब चुकी है, विश्वास हट चुका है। और जी राहुल की जन की बात का पे लोगों को विश्वास आने लगा है। और वो क्योंकि वो दिल की बात है, उनके मतलब की बात है, इसलिए वो जनता सुनेगी। और ये मोदी जी इस मैसेज को जितनी जल्दी अगर समझ ले, क्योंकि मैं मानती हूँ मोदी जी खुद भी एक्टिव रहते होंगे सोशल मीडिया पे, उनको पता रहता होगा कि कहाँ जा रही है जनता, तो वो अपने भाषण में भी सुधार करें और अपनी ये जो परिवारवाद का जुमला है इसको आप बंद करें। ये क्योंकि देखिए, इस देश की जनता ने परिवारवाद को स्वीकार कर लिया है, वो किसी भी पार्टी में हो। आप जो है, जितने भी नेता है परिवारवादी, जिनको तथाकथित तौर पे पार्टियां कहा जाता है कि परिवारवादी पार्टियां हैं, उन सबके नेताओं को और उनके आगे लोगों को, सबको जनता ने वोट देकर चुन लिया है, अपने वोट से चुन लिया है। तो इसका मतलब जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। आप बेफालतू में ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं। आप अपनी पार्टी को तो देखिए जहां परिवारवादियों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन मोदी जी जी को वो समझ में नहीं आता है। भ्रष्टाचार का कैग में देख लीजिए, तुष्टीकरण की बात रही, आप पसमंदा मुसलमानों के बारे में कैसे बात करते हैं? फिर भाई देखिए, मुसलमान तो मुसलमान ही है। आप उसमें
उसमें भी डिवाइड पैदा करके पसमंदा अशराफ की और उसमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ चला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को सब समझ में आ रहा है। आप इधर पसमंदा की बात करते अगले दिन एक लिंचिंग हो जाती है, आप इधर पसमंदा की बात करते उधर एक दिन बुलडोजर चल जाता मुसलमान के घर के ऊपर। तो कौन सी बात को सच मानेगा? अब पब्लिक ने समझ लिया है कि भाई भ्रष्टाचार भी चलेगा और परिवारवाद भी चलेगा, पर ये नहीं चलेगा, जो ये सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, जो आपने ये भाईचारा और ये सौहार्द का जो वातावरण है इस देश का बिगाड़ दिया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जी राजीव जी, वो कैसे देखा जाए? जो बात कह रहे हैं स्वामी जी कि 2-3-4 महीने बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, खासकर 2024 के चुनाव, उस समय तक में हम महाराष्ट्र की परिस्थिति बदलते हुए देखेंगे, और जिसमें अजित पवार भी झोला उठा के फिर अपने चाचा के साथ नजर आएंगे। चाचा अजित पवार के साथ नजर नहीं आएंगे, अजित पवार चाचा के साथ नजर आएंगे। और ऐसे ही शिंदे साहब जो हैं, जो अभी एकनाथ शिंदे जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपने पुराने साथी, पुराने बॉस के पास नजर आएंगे, जिनका नाम उद्धव ठाकरे है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और इसमें दम दिखाई देता है, मुझे तो लगता है ऐसा। आप क्या कहती हैं? जी राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी विशफुल थिंकिंग है कि क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा कि अजित पवार इस तरीके से वापस आ जाएंगे और एकनाथ शिंदे इस तरीके से वापस आ जाएंगे। तो इतना बड़ा चर्निंग मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक झटके में हो जाएगी। ये जरूर है कि इस पे एकनाथ शिंदे का जरूर भविष्य डावाडोल है। जैसे कि बात भी आ रही थी कि भाई उनको 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाए एकनाथ शिंदे को, और ये कह के कि उनका तो सेहत ठीक नहीं है और अजित पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो वो बात समय से पहले लीक हो गई, तो उसमें अभी दम नहीं रहा कि वो दाखिल होंगे या नहीं होंगे। देखिए, ये सारी जो घटनाक्रम है, हम लोग बहुत कुछ सभी कयास लगा रहे हैं, अलग अलग सबके अपने अपने अनुमान है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये किसी भी तरीके की चर्निंग, अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे हो या शरद पवार हो, वो डेफिनेटली इन 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार करेंगे। इस चुनाव के नतीजे अगर आ जाते हैं तो शरद पवार कहीं नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। अजित पवार भले ही वहां बने रहें, लेकिन शरद पवार अपनी पार्टी को लेके मर्जर करने वाली बात या मंत्री बनने वाली बात केंद्र में या नीति आयोग का अध्यक्ष वगैरह बनने वाली बात वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तो ये जो चुनाव है जिसमें कि माना जा रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 3 चुनाव तो कांग्रेस जीतेगी इसमें से, ऐसा माना जा रहा है जो राजनीति के पंडित है और जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स भी आ रही है। तो उसके बेसिस पे कोई भी डिसाइड करेगा। उसमें शरद पवार के बहुत सारे लोग हैं, उसमें केसीआर भी डिसाइड करेंगे उसके बाद ही कि मुझे क्या करना है। चंद्रबाबू नायडू भी उसके बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ड्राइविंग सीट पे आ जाएगी और लोग जो भी जितने भी रीजनल लीडर्स हैं इनको मानना पड़ेगा कांग्रेस की नेतृत्व को। तो उसमें चाहे किसी भी तरह की चर्निंग हो, इधर से जाएं उधर जाएं, वो बात मुझे अभी इमीडिएट होती नजर नहीं आ रही है। देखिए, लेकिन ये राजनीति है, रात रात में कुछ भी हो सकता है। शपथ दिला दी जाती है, सुबह 4 बजे आप सो के उठे तो अजित पवार मुख्यमंत्री बने हुए होते हैं, इसलिए तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, मोदी जी के राज में कुछ भी हो सकता है।